साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और इस मीनापुर की धरती को अपना नमन करता हूं। लोकतंत्र की जननी और दुनिया में लोकतंत्र के नाम से जाने जाने वाली वैशाली की ये पावन भूमि है, उसको भी मैं नमन करता हूं। मैं सिर्फ आपसे 3 बात कहूँगा कि देश में जाति जनगणना क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या लाभ मिलेगा और आने वाले समय में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो अभी आपने देखा कि राज्य सरकार ने जाति जनगणना कराने के लिए जो लगातार प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश उन्होंने किया, जब नहीं हुआ तो उन्होंने गणना राज्य में कराई और गणना के जब परिणाम आए तो आरक्षण की सीमा एकदम बढ़ा दी गई। मालूम है ना आप लोगों को कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। तो अब सरकारी नौकरियों में बस हर परिवार के बच्चों जो उसकी तैयारी कर रहे होंगे उनको अवसर मिलेगा, तो तात्कालिक लाभ आपको मिली। लेकिन बड़ी लाभ के लिए जब तक राष्ट्र स्तर पर यानी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के अधीन इससे संबंधित विभाग जो जनगणना का काम करता है उसके द्वारा जब तक देश में जातिधारी जनगणना नहीं होगी तब तक बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। नीतियां बनती है केंद्र सरकार में, संसद में, विधानसभा में छोटा काम होता है। विधानसभा एक म्युनिसिपैलिटी की सरकार के बराबर काम कर रही है, इतनी ही ताकत उसको होती है। सारा निर्णय केंद्र में होता है। तो बजट में आपका हिस्सा बनेगा, आबादी के आधार पर बजट में हिस्सा की बात खड़ी होगी देश में, उस पर बहस होगी, उस पर निर्णय होगा। तो बजट का एक बड़ा हिस्सा जब आपके हिस्से में आएगा उस पर कई सारी कल्याणकारी नीतियां बनेंगी। उससे आने वाले पीढ़ी जो आपकी है, यह जनगणना इतना जरूरी है कि यह आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य और आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी, आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। कोई भी पॉलिसी बनती है कि यहाँ सड़क बनना है, पानी के लिए नल जाना है, स्कूल लगाना है, चिकित्सालय खोलना है, जितनी भी विकास से संबंधित काम हैं वो सब आंकड़ों के आधार पर दिल्ली में तय होता है। राज्य सरकार एजेंसी बनती है, उस काम को पूरा करती है। विकास के मुकम्मल नीतियों के निर्धारण के लिए, बेहतर विकास के लिए जो नीतियों का निर्धारण हो वो आंकड़ों के आधार पर ही होता है, लेकिन सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। इसलिए सरकार देश में जातिधारी जनगणना कराए, इसके लिए हम आपके बीच आए। आज हम 2008 से लगातार देश भर में मैं घूम रहा हूँ। 2011 में जनगणना होने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, लेकिन कुछ जाति जो वर्चस्ववादी जातियां हैं जिनका इस देश के संसाधनों पर कब्जा है, उन लोगों ने जाति जनगणना को होने नहीं दिया और 2011 से अब तक नहीं हुई। प्रत्येक 10 वर्ष में गणना केंद्र सरकार पूरे भारत के हर नागरिकों का, हर चीज का, गाय है, बकरी है, मवेशी है, गाड़ी है, घोड़ा है, साइकिल है, खटिया है, मुर्गा है, मुर्गी है, हर चीज की गिनती कराती है, सेंसस जनगणना कराती है। जातियों के आंकड़े इकट्ठा करके उसके सुंदर विकास के लिए, उसके अस्थायी विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तो 1931 आजाद भारत के पहले जो जनगणना अंग्रेजों ने कराया था, उसी के आधार पर आज भी आपके विकास के लिए नीतियां बन रही है। तो आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अपील करते हैं, वो आप ताकत हैं, आप वोट देते हो, आप भी सवाल खड़ा कीजिए कि क्या देश में जातिधारी जनगणना कराने के लिए आप कुछ पहल करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा निर्णय लेंगे या सिर्फ झूठ बोलेंगे। मैं भी तो पिछड़े का बेटा हूँ, कहते हैं ना मोदी जी, सुनते हैं ना समाचार चैनल वगैरह में, अखबार वगैरह में। तो अगर पिछड़े के बेटा हैं आप तो उसके दुख दर्द को समझिए। इस देश में पिछड़ों को जानिए कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी माली हालत कैसा है, उसकी शिक्षा कैसा है, उसके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, वो भी सुंदर सड़क पर चल पाए, अच्छा जीवन जी पाए, रोजगार धंधा उसको अच्छा मिले, उसकी सेहत अच्छा हो, शिक्षा अच्छा हो, उसके भी बच्चों को मिले। तो आज न शिक्षा मिल पाती है अच्छा, न चिकित्सा मिल पाती है, रोजगार तो बहुत कोसों दूर हो गई है। तो जो भी पारंपरिक रोजगार धंधे थे वो भी सिमट गए हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी सिमटते जा रहा है। तो जब वोट देने की बारी आए, आपके पास जो वोट मांगने आए, उससे सवाल जरूर खड़ा कीजिए कि हम वोट तो आपको देंगे, अभी तक तो ऐसे ही वोट दे देते थे, अभी तक तो आप पूछे भी नहीं होंगे, आया और वोट दे दिया, किसने कहा वोट दे दिया। कोई 1500 लेके वोट दे देता है, कोई किसी गाने से वोट देता है, कोई जाति के आधार पर वोट देता है, कोई और संबंध के आधार पर वोट देता है, लेकिन बात कहाँ करता है। तो इस बार जब मौका आपको मिले, कोई जनप्रतिनिधि जो चुनाव में आ रहा है जब बात करे तो उससे पूछिए कि भाई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चे के लिए और खुद मेरे लिए जो मेरा जीवन सुंदर हो, अच्छी नीतियां बने, उसके लिए आंकड़े जरूरी है।
और सरकार के पास आंकड़े नहीं है। तो देश में जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक मेरा विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपने 5 साल आप संसद में रहे, विधानसभाओं में रहे, क्या किया? और आने वाले टाइम में फिर आप संसद विधानसभाओं में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? हमें अभी बताइए कि आप इस सवाल पर क्या करेंगे। जिस दिन सवाल खड़ा करना शुरू कर दीजिएगा, धीरे धीरे ये माहौल देश में बनेगा। और जब देश में माहौल बनाने में कामयाबी मिलेगी, वो कामयाबी तब मिलेगी जब आप मेरा साथ देंगे। तब दिल्ली में कोई भी सरकार बने, कोई भी सरकार रहे, उसको जाति जनगणना कराना पड़ेगा। और जाति जनगणना कराना पड़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से बिहार में एकदम एक झटके में आपको लाभ मिला, यह इसी संगठन का प्रभाव था, यह इसी संगठन का प्रयास था जो वर्षों से करते आ रहा था। और माननीय नीतीश कुमार जी ने उस पर पहल की, वो साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने पहल किया और तुरंत आरक्षण की सीमा बढ़ाई। जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होगा वो छात्र जरूर उसको जगह ज़्यादा मिलेगी, उसको मौका मिलेगा ज़्यादा, या उसके जीवन में खुशहाली आएगी निश्चित तौर से। तो यह अवसर क्रिएट हो गया इस बिहार के अंदर। हम चाहते हैं कि पूरा देश में एक ऐसा वातावरण बने कि देश को चलाने वाली सरकार पर एक ऐसी दबाव बने कि देश में जाति आधारित जनगणना की मुहिम से जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वह निर्णय ले कि देश में जाति जनगणना करा के एक सही तस्वीर देश की जनता के सामने लाए। और इस देश के संसाधनों पर कौन लोग हैं जो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, किनके पास अधिक संसाधन हो गया? वो मुट्ठी भर लोग हैं, 2-4 ही लोग हैं जिनके पास तमाम साधन हैं। आपके हमारे पास नहीं है वो साधन। गरीब इस देश में इतना गरीब हो गया। एक तरफ क्या कर रहा भाई, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अनाज अगले टर्म 5 साल और फ्री रहेगा, वो पूरे जीवन फ्री कर दें लोगों को। अरे अनाज आप फ्री करके, इसके पहले कितने करोड़ गरीब थे और आपके टाइम में 80 करोड़ से ऊपर पारा पहुंच गया। तो आप तो और गरीब बना दिया। आप अनाज देने के बजाय उसको अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा चिकित्सा का सेवा उपलब्ध कराइए, सुविधा उपलब्ध कराइए और रोजगार के साधन उसके लिए उपलब्ध कराइए। वो 5 केजी अनाज या 10 केजी अनाज पता नहीं क्या आप देते हैं, आप लोग जानते होंगे अगर उठाते होंगे तो उसकी जरूरत उनको पड़ेगी, आपको पड़ेगी। अगर आपके घर के 4 बच्चे हैं, चारों अच्छी नौकरियों में हो या अच्छे व्यवसाय में हो, अच्छी आमदनी हो, तो 5 किलो 10 किलो 20 किलो अनाज लेने जाइएगा मुफ्त में कभी आप? इसकी जरूरत होनी चाहिए कि 5 किलो अनाज में गरीबी को कम करनी चाहिए, गरीबी को बढ़ानी चाहिए। इस सरकार में गरीबी का आंकड़ा बढ़ा और मोदी जी बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबको मुफ्त, कोई भूखा नहीं सो रहा, सबको हम अनाज दे रहे हैं, सबको मुफ्त खिला रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बड़ा मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप देश में जाति आधारित जनगणना कराइए और जनगणना करा के एक सही तस्वीर देश की हर जनता के सामने लाइए। जिस तरह से बिहार सरकार ने लाने का काम किया और बताया, आज बताया ना कि कौन कितना है, किसकी क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। आया ना ऐसा आंकड़ा आपके सामने, कितना लोग कम पढ़ा लिखा है। यादव को लोग कहता था कि सारा मलाई खा जाता है यहाँ से दिल्ली तक, और दिल्ली के अलग अलग राज्यों में मैं जाता था जब तक कहता था यादव सब खा गया। हर जगह यही थी कि यादव सबका अधिकार खा गया, सबका शेयर खा गया। भाई यादव तो कहीं भी नहीं है। इस राज्य की जब आंकड़े आए तो यादव तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, यादव तो सबसे निम्न स्तर पर चला गया पढ़ाई लिखाई में भी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़ा कह रहा है जो सरकार ने भी अध्ययन कराई। नौकरियों में तो बहुत दूर है, जो कल गौरव था वो गौरव खत्म होता जा रहा है। कहाँ खा गया भाई आपके आंकड़े? तो नरेंद्र मोदी जी आप देश में करा दीजिए, जरा बता दीजिए कि यादव ने किसका खाया, कि कौन खा रहा है। यही तो हम जानना चाहते हैं, यही तो हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि भाई कौन खाया ये पता लग जाएगा। बिहार की सरकार ने बता दिया कि यादव ने नहीं खाया। बताया कि नहीं बताया? आप लोग को मालूम है कि नहीं कि कौन खा रहा कौन नहीं खा रहा? तो लोगों को बड़ी कस के बेचैनी हुई है, कुछ जातियां हैं जिनको बड़ी बेचैनी हुई है। और जब वोट देने का बारी आता है, अब मैं जब वैशाली घूम रहा था, मैं 29 जुलाई से देखिए मैं लिखा हूँ, पढ़ रहे हैं जो लोग पढ़ रहे होंगे। तो जब जनगणना के माहौल को बनाने की बारी आई कि देश में कैसे हो जनगणना, और यहाँ हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था बिहार की गणना को भी। लेकिन मैं उस दिन भी देश में ही जनगणना की मैं बात कर रहा था, क्योंकि असली चाबी केंद्र सरकार के पास है। जब तक वहाँ से नहीं खोलने में हमें कामयाबी मिलेगी, राज्य सरकार से बात नहीं बनेगी। तो हम लोगों ने कहा कि अब इस बार कहाँ से शुरू किया जाए। तो मेरे साथियों ने कहा कि वैशाली एक ऐसी जगह है जो आप जानते भी हैं, यहाँ से कीजिए, देश भर में एक अच्छी मैसेज जाएगी। तो मैं जानता था कि वैशाली बहुत सुंदर होगा, क्योंकि दुनिया में लोकतंत्र डेमोक्रेसी का जो पाठ पढ़ा व्यक्ति तो बहुत बेहतर होना चाहिए। मतलब हर चीज़ होगा, अच्छी स्कूल होगी, अच्छी कॉलेजेस होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होगा, सड़कें अच्छी होंगी, लोगों का जीवन शैली अच्छा होगा, तब ना डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब क्या है? तब स्वतंत्रता, सब रोजगार धंधा में पारंगत होंगे, सबका जीवन अच्छा होगा।
जब मैं यहाँ घूमा पिछले कई महीनों से तो पाया कि यहाँ की जनता गुलाम है। कहने के लिए वैशाली लोकतंत्र की धरती है, यहाँ कतई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है सबके जीवन में खुशहाली होना। तो आप उस आज़ादी से मुक्ति की रास्ता को तलाशिए जरूर। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप वोट दीजिए तो अपने नेताओं से सवाल जरूर कीजिए, चाहे कोई हो। सबसे अधिक संख्या आपकी निकल कर आई। मैं तो वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि आपकी संख्या है, आपका वोट कोई और ले रहा है, मौज कोई और कर रहा है। अभी दौर नहीं। अब जितनी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं वो दोनों तो है ही ऐसा। अब महिला आरक्षण बिल सदन में पेश हुआ, उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकार नहीं दिया गया। आदरणीय माननीय परम श्रद्धेय शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, रामविलास पासवान जैसे नेता, लालू जी लोग उस समय सदन में थे। इन लोगों ने मिलकर कहा कि भाई ये महिला आरक्षण बिल में जो 33% आप राज्य विधानसभाओं में और लोकसभाओं में और राज्यसभा में जो बिल ला के अगड़ों और अगड़ी जाति की महिला आरक्षित करने जा रहे हैं, इसमें हमारे वर्ग की भी महिलाओं के लिए जगह होनी चाहिए। जब तक हमारे वर्ग की महिलाओं के लिए जगह नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होने देंगे इस बिल को पास। और जब तक शरद यादव जी जिंदा रहे, सरकार बिल नहीं ला सकी। सरकार डर गई और सरकार देना नहीं चाहती थी, लेकिन यह सरकार बड़े आराम से इस बिल को लाया और पास करके लागू कर दिया देश में। लेकिन उसमें इस वर्ग की महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं दिया। और जो आपके वोट को लेकर अपनी जिंदगी को सिर्फ खुशहाल बना रहा है, अपने परिवार को खुशहाल बना रहा है, अपने बाल बच्चों को खुशहाल बना रहा है, किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। चाहे उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, चाहे साउथ की पार्टी हो, चाहे बिहार की पार्टी हो, चाहे अन्य राज्यों की पार्टी हो। कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, भाजपा चाह रही थी। तो कांग्रेस और भाजपा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की जड़ें मिली हुई हैं और दोनों ने उस बिल को पास करा के 33% सीट अपने वर्ग की महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दिया। कोई नहीं बोला। सवाल जरूर खड़ा कीजिए। आपका भी नेता है, आपका सौजाती है, पूछे भाई महिला आरक्षण बिल जब पेश हो रहा था तुम्हारी सदन में क्या भूमिका थी? कारण कि आपके वोट को लेकर ये लोग सीट को बेचते हैं और विधान परिषद में और राज्यसभा में अगड़ी जात के लोगों को भेज देते हैं। वोट की ताकत आपकी है, मौज वो लोग करता है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं पूरे देश में ये सिस्टम देख रहा हूँ कि वोट कमजोर वर्गों का लिया जाता है, उसकी संख्या सबसे अधिक है और राज्य उसका कराया जा रहा है। और इस विषय पर उतर जाएंगे, यानी हम सबसे पीछे चले जाएंगे। घर में 10 लोग हैं तो उसके 10 लोगों के लिए खाना बनता है ना। ऐसा तो नहीं होता है किसी को एकदम बिल्कुल खाना ना दिया जाए और एक आदमी सब खाना खा लिया जाए। आज देश में ऐसा ही हो रहा है कि पूरे देश की संसाधनों पर कुछ लोग हैं जो सब कुछ खा ले रहे हैं और बाकी लोगों को छोड़ दिया, पूछता भी नहीं है कि उसके हिस्से में क्या जाएगा। तो हम तो आपके पास आज अपील करने आए हैं, आपके माध्यम से अपील करने आए हैं कि सरकार पर दबाव बने और दबाव तब बनेगा जब आप सोच समझ के फैसला लीजिएगा, सोच समझ के वोट देने का काम कीजिएगा और अपने नेताओं से सवाल खड़ा कीजिएगा कि मैं वोट दूंगा, आप जाइए चुनाव जीत के, लेकिन अगले 5 साल आपने क्या किया है। और पिछले 5 साल तो भेजा था मैंने आपको, तो पिछले 5 साल आपने क्या किया? संसद में गए आपने क्या काम किया? विधानसभाओं में गए आपने क्या काम किया? उससे सवाल कीजिए। 1500 रुपया में लेके वोट नहीं दीजिए, नहीं तो इसी तरह से रहेगी। हम चाहते हैं कि ऐसी नीति का निर्धारण हो कि हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो। इस देश से गरीबी, बेरोजगारी और गैर बराबरी का जो लंबा फासला हो गया, उस खाई को कुछ भरा जाए, उसके लिए कुछ कोशिश किया जाए। बीच में पहुंचा तो आने वाला जो समय है, चुनाव का भी टाइम है, तो बहुत सोच के निर्णय लीजिएगा। और ये सवाल जो मैं कह रहा हूँ जरूर उठाइएगा और अपने नेताओं से जरूर बात कीजिएगा। उस समय तो आएगा ना मिलने के लिए, उस समय तो आपसे बात करता होगा ना, उसके बाद भली बात आपसे नहीं करता होगा, भली आपसे नहीं मिलता होगा, लेकिन उस समय तो जहाँ देखेगा वहीं आपसे मिलेगा। पूछिए जरूर, ये बात याद रखिएगा कि देश में हो जाति जनगणना। कहिएगा कि एक लड़का आया था भाई हमारे गांव में, इस तरह की बात करके गया, क्या सही बात है या गलत बात है? आपने 5 साल क्या किया इस सवाल पर? अगर आपने लोकसभा में बोला है तो बताइए, और फिर अगले 5 साल अगर आप बोलने का संकल्प लेते हैं तो कुछ एक रोड मैप दीजिए। मतलब आप बताइए कि आपकी योजना रहेगी कि नहीं बोलने के लिए, क्योंकि यही तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक है। जब समाज की बीमारी पता चल जाएगा, जब लोगों की बीमारी पता चल जाएगा, तो इलाज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं, जाति जनगणना तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक है, समाज को जानने का एक माध्यम है, समाज की बीमारी को जानने का एक सूत्र है ये। और इस सूत्र
जब हम जान जाएंगे बीमारी तो कौन सा एंटीबायोटिक दे के अपने लोगों को ठीक करना है हम लोग तुरंत ठीक कर लेंगे। इसके लिए जाति जगन्नाथ जरूरी है। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने सुना है, इसके लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि